1.1 परिचय। समाजशास्त्रीय सिद्धांत उस समाज द्वारा आकार लेते हैं जिसमें वे उभरते हैं। प्रत्येक समाजशास्त्री या विचारक प्रचलित संस्कृति को समझने की कोशिश करते हुए अपने सामाजिक परिवेश पर प्रतिक्रिया करता है। संक्षेप में, समाजशास्त्रीय सिद्धांत उस संदर्भ को दर्शाता है जिसमें सिद्धांतकार रहता है और काम करता है। विचारक की पृष्ठभूमि और प्रभावों का प्रतिनिधित्व करने वाले आंतरिक संदर्भ और व्यापक सामाजिक और भौतिक वातावरण को शामिल करने वाले बाहरी संदर्भ दोनों को पहचानना महत्वपूर्ण है। इन दोनों संदर्भों के बीच परस्पर क्रिया समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण करती है। आंतरिक संदर्भ में सिद्धांतकार की मानसिकता और पृष्ठभूमि के साथ साथ वे प्रभाव भी शामिल होते हैं जो उन्हें सामाजिक सिद्धांतकार बनने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरी ओर, बाहरी संदर्भ समग्र सामाजिक और भौतिक परिवेश से संबंधित है। यह उल्लेखनीय है कि समान संदर्भ प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों को जन्म दे सकते हैं। सामाजिक सिद्धांत और उसका विकास एक विशिष्ट सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ढांचे के भीतर होता है। अब आइए उस सामाजिक संदर्भ के विवरण पर गौर करें जिसमें समाजशास्त्रीय सिद्धांत विकसित हुआ। समाजशास्त्र की उत्पत्ति पश्चिम में हुई, जिसने 20वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश किया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत की तत्काल आवश्यकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांति ने फ्रांसीसी समाज में लाभकारी और समस्याग्रस्त दोनों तरह के महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। क्रांति के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने जैसे मुद्दे प्रमुख हो गए। कुछ लोगों का तर्क था कि मध्यकालीन युग की तुलना में यह बदतर हो गया है। विशेष रूप से कॉम्टे और दुर्खीम जैसे प्रमुख सिद्धांतकार इन मामलों से गहराई से चिंतित थे। फ्रांसीसी क्रांति के अलावा 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में बुद्धिजीवियों पर एक और महत्वपूर्ण प्रभाव उभरा, औद्योगिक क्रांति। इस अवधि में मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं से फैक्ट्री आधारित प्रणालियों पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन देखा गया। कस्बों में कारखानों में नौकरियां प्रचुर मात्रा में हो गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर पलायन को बढ़ावा मिला। तकनीकी प्रगति ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को तेजी से बदल दिया, जिससे मुक्त व्यापार या हस्तक्षेप पर आधारित विकसित पूंजीवादी संरचना का प्रबंधन करने के लिए बड़ी नौकरशाही की आवश्यकता पड़ी। हालांकि सामाजिक असमानता बढ़ने के कारण एक बड़ा मुद्दा सामने आया। फैक्ट्री मालिकों, पूंजीपतियों ने पर्याप्त मुनाफा कमाया, जबकि श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी मिली। वेतन में असमानता के कारण पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ट्रेड यूनियनों और आंदोलनों का गठन हुआ। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, उसके साथ जुड़े पूंजीवादी ढांचे और उनके विरुद्ध प्रतिक्रियाओं ने सामाजिक विचारकों को अत्यधिक चिंतित कर दिया। उल्लेखनीय रूप से मार्क्स, वेबर और दुर्खीम जैसी हस्तियां इन विकासों से उत्पन्न चुनौतियों से जूझी। बौद्धिक विमर्श को आकार देने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक समाजवाद का उदय था। इस विचारधारा ने सीधे तौर पर पूंजीवाद की आलोचना की और कुछ विचारकों, विशेष रूप से कार्ल मार्क्स, जो अपने प्रभावी लेखन और राजनीतिक सक्रियता दोनों के लिए जाने जाते हैं, का समर्थन पाया। मार्क्स कुर्सीवादी सामाजिक सिद्धांतकारों से अलग खड़े थे, जो पूंजीवादी व्यवस्था को समाजवाद से बदलने के बजाय उसमें सुधार करना चाहते थे। कुछ लोगों ने मार्क्स के समाजवाद को वैकल्पिक सिद्धांतों के विकास की नींव के रूप में देखा। औद्योगिक क्रांति ने शहरों में रोजगार के अवसरों के कारण ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवासन को प्रेरित किया। हालांकि इस बदलाव से प्रदूषण, भीड़भाड़, अपर्याप्त परिवहन और आय असमानताएं जैसी चुनौतियां सामने आईं। इन शहरी परिवर्तनों ने धार्मिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया, जिससे 20वीं शताब्दी के अंत में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करने वाले कई पंथों को जन्म दिया गया। हालांकि ये भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई। इन सामाजिक बदलावों के जवाब में
प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने मान्यता प्रतिष्ठा हासिल करने और समाजशास्त्र को लोकप्रिय बनाने के लिए भौतिक और जैविक विज्ञान के तरीकों का अनुकरण करने का लक्ष्य रखा। बॉक्स 1.1 सामाजिक सिद्धांत संदर्भ। आइए सामाजिक सिद्धांत की पृष्ठभूमि का पता लगाएं और समझें कि विचारकों ने समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर कैसे प्रतिक्रिया दी। हम फ्रांस में ज्ञानोदय से शुरू करते हुए सामाजिक सिद्धांत के विकास पर विचारों की भूमिका और उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ज्ञानोदय के दौरान मौजूदा विचारों की जगह नए विचार उभर कर सामने आए। 17वीं शताब्दी के दर्शन और विज्ञान में प्रगति ने डेस्कार्टेस और लॉक जैसे फ्रांसीसी विचारकों को बहुत प्रभावित किया। बाद के बुद्धिजीवियों ने इन पूर्ववर्तियों के विचारों को खारिज नहीं किया, बल्कि सामाजिक प्रासंगिकता के लिए इन विचारों के व्यावहारिक पहलुओं को समझने की कोशिश की। समाजशास्त्र के सार्थक होने और समाज और उसके मुद्दों के विश्लेषण में योगदान देने, समाज के सभी वर्गों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए यह महत्वपूर्ण था। हालांकि प्रबुद्धता को आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसे काउंटर एनलाइटनमेंट के नाम से जाना जाता है। ज्ञानोदय और प्रतिज्ञानोदय के बीच परस्पर क्रिया ने प्रारंभिक समाजशास्त्र के विचारों और सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डी बोनाल जैसे प्रबुद्धता विरोधी विचारकों का लक्ष्य मध्यकाल में लौटने का था। उनका मानना था कि तब जीवन अधिक सामंजस्यपूर्ण था। उन्होंने प्रबुद्धता और औद्योगिक क्रांति को विनाशकारी ताकतें मानते हुए प्रगतिशील विचारधाराओं का विरोध किया। रिट्वर 1996 pp 136। डी बोनाल ने विशेष रूप से फ्रांस में पितृसत्ता और राजशाही को परेशान करने वाली किसी भी चीज का विरोध किया। 1.3 व्यक्तिगत बनाम सामूहिकता। जबकि प्रबुद्धता के विचारकों ने व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, उनके विरोधियों ने सामूहिकता पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अस्तित्व व्यक्ति से आगे बढ़कर समाज को भी अपने घेरे में ले लेता है। समाज को भूमिकाओं, रिश्तों और संगठनों पर जोर देते हुए अतीत से वर्तमान और भविष्य तक एक सतत प्रवाह के रूप में देखा गया था। संपूर्णता महत्वपूर्ण थी, जो समाज के परस्पर संबंधित हिस्सों को उजागर करती थी। रूढ़िवादी प्रतिक्रिया ने सामाजिक परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया, इसे विघटनकारी और संभावित रूप से सामाजिक अव्यवस्था का कारण माना। संस्थानों को स्थिति और पारिश्रमिक की प्रणाली के लिए आवश्यक पदानुक्रमित संरचनाओं का समर्थन करते हुए बिना आलोचना के देखा गया। ये उन उदारवादियों के सामने चुनौतियां थीं, जिन्होंने फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों दोनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए ज्ञानोदय को अपनाया। अब आइए संक्षेप में कुछ प्रबुद्ध समाजशास्त्रियों के बारे में जानें। 1.4 कॉम्टे और ज्ञानोदय। ऑगस्टे कॉम्टे 1798 से 1857 ने समाजशास्त्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शब्द उन्होंने स्वयं गढ़ा था। उनका काम ज्ञानोदय और फ्रांसीसी क्रांति की प्रतिक्रिया थी। कॉम्टे के सकारात्मक दर्शन का उद्देश्य प्रबुद्धता के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करना था। डी बोनाल जैसे प्रतिक्रांतिकारी विचारकों से प्रभावित होकर कॉम्टे ने विज्ञान में प्रगति के कारण मध्यकाल में वापसी को अस्वीकार कर दिया। कॉम्टे ने एक मजबूत सैद्धांतिक प्रणाली विकसित की, जो अपने समय के अन्य लोगों से बेहतर थी। उनका समाजशास्त्र, जिसे अक्सर सामाजिक भौतिकी कहा जाता है, ने क्रांतिकारी फ्रांस के बाद की सामाजिक अराजकता को संबोधित करने की कोशिश की। उन्होंने विज्ञान, विशेषकर भौतिकी के कठोर सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र के निर्माण की कल्पना की। कॉम्टे के विकासवादी सिद्धांत ने सभी समाजों पर लागू होने वाले 3 चरणों की रूपरेखा तैयार की। धार्मिक चरण, लगभग 1300 उदास स्माइली। इस चरण में अलौकिक शक्तियों और धार्मिक प्रतीकों ने समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। लोग मानते थे कि संसार ईश्वर की देन है। आध्यात्मिक चरण,
लगभग 1300 से 1800 उदास स्माइली। इस चरण में मानवता और समाज के बारे में व्याख्याओं का श्रेय प्रकृति को दिया जाता है। सकारात्मक अवस्था 1800 विज्ञान से प्रभावित इस अवस्था ने घटनाओं की व्याख्या करने में ईश्वर और प्रकृति की धारणाओं को त्याग दिया। कॉम्टे ने तर्क दिया कि बौद्धिक भ्रम के कारण सामाजिक अराजकता पैदा हुई। सकारात्मकतावादी चरण तभी हावी हो सकता है जब धार्मिक और आध्यात्मिक चरणों के निशान को समाज से कम या समाप्त कर दिया जाए। कॉम्टे के अनुसार विकासवादी योजना की शुद्धता साबित करते हुए आदेश प्रबल होगा। कॉम्टे का दृष्टिकोण विकासवादी था, जो हिंसक क्रांतियों को अस्वीकार करने का संकेत देता है। लेनज़र 1975। चिंतन और कार्रवाई 1.1 में हम सामाजिक प्रगति के लिए कॉम्टे की विकासवादी योजना का पता लगाते हैं, जिसमें समाज के सभी घटकों के अंतर्संबंध, आम सहमति के महत्व और उत्पादन प्रक्रियाओं, पूंजीपति बनाम श्रमिक के शोषणकारी दृष्टिकोण के प्रति उनके विरोध पर जोर दिया गया है। कॉम्टे ने सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में अपनी उत्कृष्टता के कारण समाजशास्त्र के अंतिम प्रभुत्व की भविष्यवाणी करते हुए सिद्धांत और अनुसंधान की वकालत की। 1.5 पर आगे बढ़ते हुए हम अपना ध्यान कॉम्टे के उत्तराधिकारी दुर्खीम 1858 से 1917 पर केंद्रित करते हैं। कॉम्टे के विपरीत दुर्खीम ने ज्ञानोदय के सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार किया, जैसे कि वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया गया। उन्होंने अराजकता और सामाजिक अराजकता का विरोध किया। अपने काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए समर्पित किया, जिसे उन्होंने उस समय आवश्यक समझा। दुर्खीम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर देते हुए समाजशास्त्र पर विस्तार से लिखा। ये तथ्य व्यक्तियों से परे समाज में जबरदस्ती प्रभाव डालते हैं, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्रियों के बीच प्रभावशाली यह दृष्टिकोण आत्महत्या 1897 पर उनके अध्ययन में उदाहरण दिया गया है, जहां उन्होंने बताया कि सामाजिक ताकतें व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती हैं। दुर्खीम ने व्यक्तिगत के बजाय सामाजिक कारणों पर ध्यान केंद्रित किया। समूहों, क्षेत्रों और देशों जैसी सामाजिक श्रेणियों में आत्महत्या की दर में भिन्नता की जांच की। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में दुर्खीम ने समाजों को बांधने वाले कारकों की खोज की। प्रारंभिक समाजों में एक मजबूत सामूहिक चेतना थी, जबकि उन्नत समाज श्रम के जटिल विभाजन पर निर्भर थे। उन्होंने श्रम विभाजन की अंतरिम प्रकृति को पहचानते हुए इसके समाधान के लिए सामाजिक सुधारों का प्रस्ताव रखा। श्रम विभाजन दुर्खीम द्वारा सामाजिक तथ्यों को सामग्री जैसे नौकरशाही, कानून और गैर भौतिक जैसे सामाजिक संस्थाएं, संस्कृति में वर्गीकृत करने पर भी प्रकाश डालता है। उन्होंने अपने काम में मुख्य रूप से गैर भौतिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया। धार्मिक जीवन के प्राथमिक स्वरूप 1912/1965 में दुर्खीम ने धर्म के आदिम स्वरूप को समझने के लिए आदिम समाजों का अध्ययन किया और कहा कि समाज ही धर्म का आधार है। इस परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य सामाजिक यथास्थिति के समर्थन से है, जिसमें समाज को ईश्वर के रूप में देखना पवित्र और उखाड़ फेंकने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए है। फ्रांस में समाजशास्त्र पर दुर्खीम का प्रभाव महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाजशास्त्र के अपने ब्रांड का सफलतापूर्वक प्रचार करते हुए 1898 में लानी सोशियोलॉजिक पत्रिका की स्थापना की। फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिकरण का जवाब देते हुए उनके काम ने समाजशास्त्र की स्थिति को ऊंचा उठाया। दुर्खीम के शिष्यों ने अपना काम जारी रखा, जिससे फ्रांस में समाजशास्त्र को एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में व्यापक स्वीकृति मिली। 1.6 मार्क्सवादी विचारधारा। आइए उसी समय अवधि के दौरान जर्मनी में समाजशास्त्र पर नजर डालें। जर्मनी में मार्क्स
वेबर और अन्य समाजशास्त्रियों के बीच स्पष्ट अंतर था। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883, शुरू में हेगेल 1770 से 1831 से प्रभावित थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनका खंडन किया। जहां कुछ अनुयायी हेगेल के विचारों पर अड़े रहे, वहीं अन्य ने उनकी प्रणाली की आलोचना करना शुरू कर दिया। हेगेल के दर्शन ने द्वंद्वात्मक और आदर्शवाद पर प्रकाश डाला, जिसमें बाद वाली दूसरी अवधारणा थी। द्वंद्वात्मकता दुनिया पर एक परिप्रेक्ष्य और दुनिया की एक छवि प्रदान करती है। यह संघर्षों सहित प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करता है। इसी प्रकार संसार की छवि या विचार गतिशील है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रक्रियाओं के उपयोग मूल्य को स्वीकार करते हुए इसे केवल वैचारिक विचारों तक सीमित रखने के बजाय इसे अर्थशास्त्र के अध्ययन में लागू करने का लक्ष्य रखा। इसके अलावा हेगेल का आदर्शवाद भौतिक संसार की उपेक्षा करते हुए मन और विचारों पर केंद्रित था। फ्यूरबैक के अनुसार इस चरम दृष्टिकोण ने चेतना और एक संस्कृति की भावना पर अत्यधिक दबाव डाला। हेगेल की आलोचना करने के लिए फ्यूरबैक ने तर्क दिया कि समाज ने ईश्वर को प्रक्षेपित किया, उसे अपने से ऊपर रखा, लेकिन अलग होने के बावजूद भी ईश्वर के विभिन्न उत्थानकारी गुणों को जिम्मेदार ठहराया। संक्षेप में, मार्क्स का दृष्टिकोण हेगेल से भिन्न था, विशेष रूप से इसे वैचारिक विचारों तक सीमित करने के बजाय आर्थिक अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रक्रियाओं को लागू करने में। फायरबैक ने चेतना पर हेगेल के जोर की आलोचना करते हुए कहा कि समाज ने ईश्वर से खुद को दूर करने के बावजूद सकारात्मक गुणों के साथ ईश्वर को प्रक्षेपित और उन्नत किया। मार्क्स ने हेगेल और फ्यूरबैक के सिद्धांतों की आलोचना की, इस बात पर जोर दिया कि हर चीज का पता दिमाग के बजाय भौतिक आधार पर लगाया जा सकता है। मार्क्स के विचार में पूंजीवाद अलगाव, ध्रुवीकरण और क्रांति की आवश्यकता जैसे मुद्दों का मूल कारण था। उनका मानना था कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति ही इस समस्या का समाधान है। मार्क्स ने राजनीतिक अर्थशास्त्रियों रिकार्डो और स्मिथ से प्रेरणा ली, जिन्होंने उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया। उनके अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पूंजीपति का लाभ वेतन भोगियों या मजदूरों के शोषण की कीमत पर आता है, जिसमें अधिशेष मूल्य शोषण का आधार और पूंजीवादी व्यवस्था का मूल है। पूंजीवादी व्यवस्था के तीव्र विकास ने मुनाफे को आर्थिक व्यवस्था में पुनः निवेश करने की अनुमति दी। मार्क्स 1862। मार्क्सवादी विचारधारा बॉक्स 1.3 उदास स्माइली। मार्क्स के आर्थिक कार्यों में समाजशास्त्रीय तत्व थे, लेकिन उनके कट्टरपंथी विचारों का विस्तार राजनीति तक हुआ। इस अंतःविषय प्रकृति के कारण विरोध हुआ, विशेषकर रूढ़िवादी झुकाव वाले विद्वानों से। केवल विचारधारा की उपस्थिति के बजाय मार्क्स के कार्य की विवादास्पद शैली ने चुनौतियां पैदा की। मार्क्स के समाजशास्त्र के आलोचकों ने उनके दृष्टिकोण में निहित सक्रियवादी अभिविन्यास पर ध्यान केंद्रित किया। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ग्रहण उनके समाजशास्त्रीय विचारों से परे कारकों से प्रभावित था, जिसके वैचारिक पहलू अन्य समाजशास्त्रियों और विचारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते थे। मार्क्स के कट्टरपंथी दृष्टिकोण को रूढ़िवादी समाजशास्त्रियों की अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, जो सामाजिक तानेबाने में अराजकता के किसी भी निशान के खिलाफ थे, चाहे वह प्रबुद्धता से हो या औद्योगिक क्रांति से। मार्क्स के अध्ययन ने वर्ग ध्रुवीकरण की आशंका से शत्रुता और आक्रामकता के मूड को बढ़ावा दिया। मार्क्स के अनुसार शोषित सर्वहारा वर्ग हिंसक तरीके से पूंजीवादी वर्ग से कारखानों, उद्योगों और बैंकों का नियंत्रण छीन लेगा। यह उथल-पुथल उत्पादन के साधनों पर सांप्रदायिक स्वामित्व की विशेषता वाले सामाजिक सद्भाव के दौर की शुरुआत करेगी, जिससे संपन्नों द्वारा असमर्थों के शोषण का अंत हो जाएगा। मार्क्स का दृष्टिकोण कट्टरपंथी था, जिसका लक्ष्य सर्वहारा वर्ग द्वारा पूंजीपतियों को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकना था।
उन्होंने पूंजीवाद की शोषणकारी प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया और सैद्धांतिक विश्लेषण के माध्यम से इसे खत्म करने की कोशिश की। मार्क्स के अनुसार इसके लिए एक खूनी क्रांति की आवश्यकता थी, जो स्वाभाविक रूप से पूंजीवादी समाज में अलगाव जैसे मुद्दों को संबोधित करेगी। 1.7 वेबेरियन विचारधारा। अब आइए एक अन्य प्रमुख जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर 1864 से 1920 की बात करें। वेबर के विचार अक्सर मार्क्सवादी विचार की प्रतिक्रिया में या उसके विपरीत विकसित हुए। वेबर ने आर्थिक नियतिवाद के विरुद्ध तर्क देते हुए मार्क्स के एक कारण सिद्धांत की आलोचना की। वेबर के अनुसार मार्क्स ने हर सामाजिक पहलू को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराकर अति सरलीकरण किया। वेबर का मानना था कि विभिन्न कारक एक साथ समाज को प्रभावित करते हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं को आकार देने के लिए एक साथ काम करते हैं। संक्षेप में, वेबर ने इस विचार को खारिज कर दिया कि सामाजिक गतिशीलता को समझने में अर्थव्यवस्था जैसे एक ही कारक को प्राथमिकता दी जा सकती है। जो लोग आर्थिक नियतिवाद में विश्वास करते थे, उनका मानना था कि भौतिक कारक विचारधारा को निर्धारित करते हैं। हालांकि मैक्स वेबर का दृष्टिकोण अलग था। उनके अनुसार अनुक्रम दूसरा तरीका था। विचारों ने निर्धारित किया कि अर्थव्यवस्था के साथ क्या हुआ। वेबर आर्थिक विकास पर धार्मिक विचारों के प्रभाव में विशेष रुचि रखते थे। प्रोटेस्टेंटिज्म पर अपने अध्ययन में उन्होंने प्रदर्शित किया कि कैसे विचार वास्तव में आर्थिक प्रगति उत्पन्न कर सकते हैं। वेबर ने हिंदू धर्म जैसे अन्य धर्मों की भी खोज की। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में धीमी आर्थिक विकास समाज के कई जातियों या जातियों में कठोर विभाजन के कारण था। इस विभाजन ने जमींदारों या भूमि जोत वाले लोगों को बटाईदारी में उपज को गलत तरीके से साझा करके या उनका और अधिक शोषण करने के लिए अतिरिक्त मांग करके निचली जातियों का शोषण करने की अनुमति दी। हालांकि 50 के दशक में बाद के अध्ययनों ने इस दृष्टिकोण का खंडन किया, जिसमें बताया गया कि हिंदू धर्म आर्थिक बाधाएं पैदा नहीं करता है और जाति व्यवस्था नई आर्थिक चुनौतियों के प्रति सकारात्मक रूप से अनुकूलन करती है। वेबर की रुचि इस बात में बढ़ी कि कैसे युक्तिकरण प्रक्रिया ने आर्थिक विकास में योगदान दिया, जिससे बड़ी नौकरशाही और अन्य सामाजिक संस्थानों का निर्माण हुआ। वेबर 1904। उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि समाज में व्यक्ति अपने लक्ष्यों के बारे में कैसे निर्णय लेते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये निर्णय समाज में मौजूदा नियमों और विनियमों से प्रभावित होते हैं। बॉक्स 1.4 औपचारिक तर्कसंगता। वेबर की दिलचस्पी औपचारिक तर्कसंगता नामक चीज में थी, जो नौकरशाहीकरण के उदय से निकटता से जुड़ी हुई थी। उन्होंने राजनीतिक संरचनाओं में 3 प्रकार की सत्ता की ओर इशारा किया: 1 पारंपरिक, 2 करिश्माई और 3 सत्ता की तर्कसंगत कानूनी प्रणालियां। इतिहास में पारंपरिक और करिश्माई सत्ता देखी गई है, लेकिन यह तर्कसंगत कानूनी प्रणाली है जिसने आधुनिक नौकरशाही के विकास में भूमिका निभाई है। पारंपरिक प्राधिकार एक पवित्र विश्वास प्रणाली से आता है, जैसे राजशाही में जहां उत्तराधिकार राजाओं की पंक्ति के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए, एक राजकुमार का उत्तराधिकार के माध्यम से राजा बनना पारंपरिक प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर, करिश्माई अधिकार कुछ असाधारण पर आधारित होता है, जो नेता के पास होता है, जो निम्नलिखित का निर्माण करता है। करिश्माई नेताओं के असाधारण गुणों में विश्वास ही इस प्राधिकार के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है, जबकि पारंपरिक और करिश्माई प्राधिकार ऐतिहासिक रूप से अंतर्निहित है। तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार नेतृत्व का मौलिक आधुनिक तरीका है। अधिकांश राजनीतिक प्रणालियों में नेताओं को तर्कसंगत कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, आधुनिक राज्यों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आमतौर पर तर्कसंगत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं।
वेबर के सिद्धांतों को मार्क्स की तुलना में अधिक स्वीकृति मिली, विशेषकर राजनीतिक और आर्थिक अनुप्रयोगों में। मार्क्स के विपरीत वेबर ने पूंजीवाद के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कट्टरवाद या हिंसक क्रांतियों का समर्थन नहीं किया। पश्चिमी समाजशास्त्रियों ने मार्क्स की विवादास्पद शैली के बाद वेबर के औपचारिक और अकादमिक लेखन को आश्वस्त करने वाला पाया। वेबर के समग्र दृष्टिकोण और कट्टरपंथी समाधानों के विरोध ने उन्हें अपने समय का प्रमुख जर्मन समाजशास्त्री बना दिया। इस बीच ब्रिटिश समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अस्तित्व और विकास में व्यक्तियों का अध्ययन करने, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुधार और सामाजिक विकास सिद्धांत को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एडम स्मिथ के पूंजीवाद के सिद्धांत ने बाजार शक्तियों को नियंत्रित करने वाले अदृश्य हाथ की अवधारणा के साथ ब्रिटिश समाजशास्त्रियों को प्रभावित किया। बाजार की शक्तियों को सामाजिक व्यवस्था और एकजुटता के स्रोत के रूप में देखा गया। समाजशास्त्रियों ने बाजार की ताकतों की आलोचना करने के बजाय आदिम और समकालीन समाजों का अध्ययन करने, सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के लिए रिपोर्ट तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1.8 ब्रिटिश समाजशास्त्री। इस अवधि के दौरान ब्रिटिश समाजशास्त्रियों ने क्षेत्र से डेटा इकट्ठा किया और एक समग्र तस्वीर बनाने के लिए इन निष्कर्षों को संकलित किया। उनका ध्यान मुख्य रूप से न्यूनतम सिद्धांतीकरण के साथ आंकड़े प्रस्तुत करने पर था। सिद्धांत बनाने की आवश्यकता को कई समाजशास्त्रियों द्वारा मान्यता दिए जाने के बावजूद सांख्यिकी की ओर झुकाव रखने वालों ने सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा, जिससे उन्हें राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में किसी भी दोष को स्वीकार करने से रोका गया। ब्रिटिश समाजशास्त्र की एक अन्य प्रमुख विशेषता व्यक्तियों को सुधारने और बड़े सामाजिक लक्ष्यों में योगदान करने के लिए उनका मार्गदर्शन करने की चिंता थी। जबकि इन समाजशास्त्रियों ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था में खामियों को पहचाना, उन्होंने व्यक्तिगत व्यवहार और दृष्टिकोण को दोष देकर मुद्दों को संबोधित करना पसंद किया। यह दृष्टिकोण रूढ़िवादी होने के बावजूद मार्क्सवादी समाजवाद के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए इसे आवश्यक समझा गया। ब्रिटिश समाजशास्त्रियों को अपनी स्थिति में विरोधाभासों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि गरीबी जैसे मुद्दों को भी व्यवस्थित जड़ों के रूप में नहीं देखा गया, इसके बजाय व्यक्तियों या समूहों को अपनी गरीबी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस वृत्ताकार तर्क ने व्यक्ति को सामाजिक बुराइयों या समस्याओं के मूल में रखा। विभिन्न व्यक्तिगत समस्याओं जैसे अज्ञानता, अपराध या शराबबंदी का अलग-अलग विश्लेषण किया गया। उदाहरण के लिए, शराबबंदी को समग्र रूप से समाज से जोड़ने के बजाय एक व्यक्तिगत स्थिति के रूप में देखा गया। अपनी चरमता के बावजूद यह परिप्रेक्ष्य तब तक कायम रहा जब तक कि सामाजिक संरचना को प्रमुखता नहीं मिली, विशेष रूप से हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विकास के सिद्धांतों में। स्पेंसर, एक सापेक्ष उदारवादी, ने बाजार में राज्य द्वारा हाथों हाथ दृष्टिकोण की वकालत की, जिसे हस्तक्षेप के रूप में जाना जाता है। सामाजिक सुधार के समर्थक होने के विपरीत स्पेंसर बाहरी हस्तक्षेप के बिना सामाजिक गतिशीलता चाहते थे। 1.9 स्पेंसर का विकासवाद। सोशल डार्विनवादी स्पेंसर का मानना था कि समाज स्वाभाविक रूप से प्रगति करेगा और हस्तक्षेप से बचना चाहिए। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं की तुलना पौधों और जानवरों से की, यह सुझाव देते हुए कि वे बाहरी प्रभाव के बिना अपने पर्यावरण के अनुकूल होंगे। स्पेंसर ने डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार को अपनाया, जहां जो लोग अपने परिवेश के अनुसार अनुकूलन कर सकते थे वे पनपेंगे, जबकि जो नहीं कर सके वे नष्ट हो जाएंगे। बटल, 1990। समाज को एक जीव के रूप में देखते हुए स्पेंसर ने परस्पर जुड़े भागों या अंगों को देखा, जिनमें से प्रत्येक की जीव के समग्र कामकाज में एक विशिष्ट भूमिका थी। कॉम्टे के विपरीत, जिनका विकासवाद विचारों पर केंद्रित था,
स्पेंसर वास्तविक भौतिक दुनिया से निपटते थे, जिसका लक्ष्य इसकी व्याख्या, विश्लेषण और व्याख्या करना था। स्पेंसर के विकासवादी परिप्रेक्ष्य के दो मुख्य पहलू थे। सबसे पहले उन्होंने सामाजिक विकास में आकार कारक पर चर्चा की और कहा कि जैसे जैसे समाज बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी बुनियादी ढांचागत और संस्थागत जरूरतें भी बढ़ती है। विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव और विशेषज्ञता उभरती है, जो एक शहर को महानगर से काफी अलग बनाती है। स्पेंसर के अनुसार जैसे जैसे समूह एक साथ मिलकर बड़े समाज बनाते हैं, सरल से जटिल या मिश्रित समुदायों की ओर प्रगति करते हैं, समाज का आकार बढ़ता है। स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत एक और विकासवादी अवधारणा उग्रवादी से औद्योगिक समाज की ओर बदलाव थी। उग्रवादी समाज प्रारंभिक रूप में रक्षा या आक्रामकता पर केंद्रित थे। हिंसक रवैये से समाज का विकास हुआ, जो सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि मानवीय संपर्क और विशेषज्ञता द्वारा चिह्नित औद्योगिक समाजों ने युद्ध को निष्क्रिय और अवरोधक बना दिया। स्पेंसर के विचार में एक अच्छी तरह से बंधा हुआ और सामंजस्यपूर्ण समाज जीवित रहेगा, जबकि कमजोर बंधन और आंतरिक दरार वाला समाज समाप्त हो जाएगा। स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाजों में राज्य की भूमिका मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की है, जो उग्रवादी समाजों से एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। 1.10 निष्कर्ष। समाजशास्त्रियों के प्रारंभिक विचार इस बात के महत्वपूर्ण संकेतक थे कि परिवेश समाजशास्त्री के विचारों को कैसे प्रभावित करता है। जिन समाजशास्त्रियों के बारे में हमने चर्चा की, वे सभी अपने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश से प्रभावित थे। हालांकि उनमें से प्रत्येक ने सामाजिक दुनिया की व्याख्या अपने अनूठे तरीकों से की। यह स्पष्ट है कि सिद्धांत का संदर्भ एक विशिष्ट समय और स्थान पर समाज और संस्कृति के इर्द-गिर्द घूमता है। इसलिए सामाजिक सिद्धांत सामाजिक परिवेश को प्रतिबिंबित करता है और इसके विकास का समय सिद्धांत पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रत्येक युग या युग नई और भिन्न सैद्धांतिक व्याख्याओं के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो उस समय के लिए सबसे उपयुक्त होती है। एक आंतरिक और बाहरी दोनों संदर्भ हैं, जिनसे सामाजिक सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। जैसा कि हमने इकाई के परिचय में उल्लेख किया है, आंतरिक संदर्भ व्यक्ति और बाहरी या आसपास के समाज में विकास का विश्लेषण करने के उनके व्यक्तिगत तरीके से संबंधित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाहरी से आंतरिक संदर्भ तक एकतरफा प्रवाह नहीं है। इसके बजाय वे व्यक्तिगत दिमाग और सामाजिक विकास के बीच एक परस्पर संबंध में मौजूद हैं। जब कोई विचारक इस अंतर्संबंध की स्पष्ट व्याख्या और विश्लेषण करता है, तभी आंतरिक और बाहरी संदर्भों की सामाजिक प्रक्रिया समाज का एक व्यापक सिद्धांत तैयार करती है। यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक सामाजिक सिद्धांतकार और उनके द्वारा विकसित सिद्धांत सामाजिक उथल-पुथल और औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति जैसी घटनाओं के प्रति समझदार प्रतिक्रिया थे। निष्कर्षतः प्रत्येक स्थिति में एक फीड फॉरवर्ड और फीडबैक प्रभाव होता है, जो आंशिक रूप से प्रारंभिक सामाजिक विश्लेषण के उद्भव और उसके निहितार्थों की व्याख्या करता है। चिंतन और कार्रवाई 1.1 समाज की प्रगति के लिए कॉम्टे की विकासवादी योजना पर चर्चा करें और उसका वर्णन करें। समाज की प्रगति के लिए ऑगस्टे कॉम्टे की विकासवादी योजना। फ्रांसीसी दार्शनिक और समाजशास्त्री ऑगस्टे कॉम्टे 1798 से 1857 को समाजशास्त्र के क्षेत्र में संस्थापक व्यक्तियों में से एक माना जाता है। कॉम्टे का सैद्धांतिक ढांचा इस विचार के इर्द-गिर्द घूमता है कि मानव समाज 3 चरणों के माध्यम से पूर्वानुमानित और प्रगतिशील तरीके से विकसित होता है: धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और वैज्ञानिक या सकारात्मक चरण। यह विकासवादी योजना मानव विचार के विकास, सामाजिक संगठन और समाज को आकार देने में विज्ञान की भूमिका के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 1. धार्मिक चरण।
कॉम्टे ने कहा कि समाज अपने प्रारंभिक चरण में एक धार्मिक या धार्मिक अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। इस चरण में व्यक्ति प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक घटनाओं का श्रेय अलौकिक प्राणियों या दैवीय शक्तियों के प्रभाव को देते हैं। धर्मशास्त्रीय चरण को आगे 3 उपचरणों में विभाजित किया गया है: जीववादी, बहुदेववादी और एकेश्वरवादी। एनिमिस्टिक उपचरण में लोग प्राकृतिक तत्वों को आत्माओं द्वारा अनुप्राणित मानते हैं। जैसे जैसे समाज प्रगति करता है, वे बहुदेववादी उपचरण में चले जाते हैं, जहां कई देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें से प्रत्येक जीवन के विशिष्ट पहलुओं से जुड़े होते हैं। अंत में एकेश्वरवादी उपचरण उभरता है, जो एक एकल सर्वशक्तिशाली देवता में विश्वास की विशेषता है। कॉम्टे ने तर्क दिया कि धार्मिक चरण के दौरान समाज दुनिया को समझने के लिए धार्मिक व्याख्याओं पर भरोसा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखी जाती है। 2 आध्यात्मिक अवस्था। आध्यात्मिक चरण धार्मिक और वैज्ञानिक चरणों के बीच एक संक्रमणकालीन चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में समाज धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से घटनाओं की व्याख्या करने से हटकर अमूर्त अवधारणाओं और दार्शनिक तर्क का उपयोग करने लगता है। कॉम्टे ने आध्यात्मिक चरण की पहचान उस समय के रूप में की जब लोग अलौकिक स्पष्टीकरणों को सिद्धांतों या सार जैसे अधिक अमूर्त विचारों से बदल देते हैं। इस चरण के दौरान व्यक्ति सार्वभौमिक सिद्धांतों की तलाश करते हैं, जो प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं को रेखांकित करते हैं। आध्यात्मिक चरण को धार्मिक हठधर्मिता से विचलन और दुनिया को समझाने के लिए अमूर्त अवधारणाओं पर बढ़ती निर्भरता द्वारा चिह्नित किया गया है। हालांकि कॉम्टे के अनुसार यह चरण अभी भी अटकलबाजी और निराधार सिद्धांतों की विशेषता है, जिसमें वैज्ञानिक चरण को परिभाषित करने वाले अनुभवजन्य आधार का अभाव है। 3 वैज्ञानिक या सकारात्मक अवस्था। कॉम्टे का मानना था कि मानव समाज अंततः वैज्ञानिक या सकारात्मक चरण में प्रवेश करेगा, जिसमें अनुभवजन्य अवलोकन, प्रयोग और सामाजिक दुनिया को समझने और नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों के अनुप्रयोग पर जोर दिया जाएगा। इस चरण में व्यवस्थित अवलोकन, माप और वैज्ञानिक कानूनों के विकास के माध्यम से प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं के स्पष्टीकरण की तलाश की जाती है। कॉम्टे ने तर्क दिया कि वैज्ञानिक चरण सामाजिक विकास के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह तर्कसंगत जांच के प्रति प्रतिबद्धता और आध्यात्मिक अटकलों की अस्वीकृति की विशेषता है। इस चरण के दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों की जगह वैज्ञानिक सिद्धांत सामाजिक संगठन और नीति निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं। कॉम्टे ने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में स्थापित करने की कल्पना की जो सामाजिक जीवन का अध्ययन और सुधार करने के लिए प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों को लागू करेगा। आलोचनाएं और सीमाएं। जबकि कॉम्टे की विकासवादी योजना मानव विचार और समाज के विकास पर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, इसे अपने यूरो केंद्रित पूर्वाग्रह और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता के अतिसरलीकरण के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि यह योजना विभिन्न समाजों के विकास में जटिलताओं और विविधताओं का पर्याप्त रूप से वर्णन नहीं करती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्तर से वैज्ञानिक चरण तक रैखिक प्रगति पर कॉम्टे के जोर को चुनौती दी गई है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि समाज एक साथ कई चरणों की विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकता है या कुछ परिस्थितियों में पहले के चरणों में वापस आ सकता है। निष्कर्ष। अंत में ऑगस्टे कॉम्टे की विकासवादी योजना विभिन्न बौद्धिक और सांस्कृतिक चरणों के माध्यम से मानव समाज की प्रगति को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। धार्मिक व्याख्याओं द्वारा चिह्नित धार्मिक चरण से लेकर अमूर्त तर्क द्वारा विशेषता आध्यात्मिक चरण तक और अंत में अनुभवजन्य अवलोकन द्वारा संचालित वैज्ञानिक चरण तक, कॉम्टे के विचार सामाजिक विकास का एक ऐतिहासिक विवरण प्रदान करते हैं। हालांकि इसकी सीमाओं और संभावित पूर्वाग्रहों को पहचानते हुए
कॉम्टे के ढांचे को गंभीरता से लेना आवश्यक है। सामाजिक विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो संस्कृति, भूगोल और ऐतिहासिक आकस्मिकताओं जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। कॉम्टे के काम ने एक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र के विकास की नींव रखी, लेकिन समकालीन विद्वानों ने उनके मूल ढांचे से परे सामाजिक विकास की हमारी समझ का विस्तार और परिष्कृत किया है। चिंतन और कार्रवाई 1.2 सबसे महत्वपूर्ण आरंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्री कौन थे? उनके सिद्धांत संक्षेप में दीजिए। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्रियों और उनके सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 1.2 पर असाइनमेंट में शामिल होने में खुशी हो रही है। यह अन्वेषण उन प्रमुख हस्तियों के बौद्धिक योगदान पर प्रकाश डालेगा जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम में समाजशास्त्र के क्षेत्र की नींव रखी। 1 अगस्टे कॉम्टे 1798 से 1857 उदास स्माइली। हालांकि ऑगस्टे कॉम्टे एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उनका प्रभाव ब्रिटिश समाजशास्त्र तक फैला हुआ था। उन्हें अक्सर सकारात्मकता की अवधारणा का परिचय देने वाले समाजशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है। कॉम्टे का मानना था कि समाज की प्रगति को वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से समझा जा सकता है। उनके सिद्धांत ने सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों के अनुप्रयोग पर जोर दिया। इस विचार को बढ़ावा दिया कि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान के समान एक विज्ञान हो सकता है। 2 हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903 उदास स्माइली। स्पेंसर एक प्रमुख प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे जिन्होंने अधिक विकासवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनके सिद्धांत को अक्सर सामाजिक डार्विनवाद के रूप में जाना जाता है, जो समाज और जैविक जीव के बीच समानताएं दर्शाता है। स्पेंसर ने तर्क दिया कि समाज सरल से जटिल रूपों में विकसित होता है और सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक चयन का परिणाम है। उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार को सामाजिक संरचनाओं में लागू किया और कहा कि सबसे अनुकूलनीय समाज फलेगा फूलेगा। 3 एमिल दुर्खीम 1858 से 1917 उदास स्माइली। हालांकि दुर्खीम फ्रांसीसी थे, लेकिन उनके काम का ब्रिटिश समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका मुख्य योगदान कार्यात्मकता का विकास था, जिसने जांच की कि सामाजिक संस्थाएं समाज की समग्र स्थिरता में कैसे योगदान देती है। दुर्खीम के मौलिक कार्य द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सामाजिक एकीकरण और श्रम विभाजन की भूमिका का पता लगाया। उन्होंने विसंगति, सामान्यता की स्थिति को रोकने में सामाजिक एकजुटता और सामूहिक विवेक के महत्व पर जोर दिया। 4 कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 उदास स्माइली। मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक ने पूंजीवाद के अपने आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से ब्रिटिश समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। उनके सिद्धांतों ने समाज को आकार देने में वर्ग संघर्ष की भूमिका पर जोर देते हुए संघर्ष सिद्धांत के लिए आधार तैयार किया। मार्क्स ने तर्क दिया कि सामाजिक संरचनाएं आर्थिक संबंधों से आकार लेती हैं और ऐतिहासिक विकास सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष से प्रेरित होता है। उनके मौलिक कार्य द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल ने वर्ग शोषण के मुद्दों और सर्वहारा क्रांति की आवश्यकता को संबोधित किया। 5 मैक्स वेबर 1864 से 1920 उदास स्माइली। वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री ने वर्स्टीन, समझ और प्रोटेस्टेंट कार्य नीति की अवधारणा पर अपने विचारों के माध्यम से ब्रिटिश समाजशास्त्र में योगदान दिया। ब्रिटिश समाजशास्त्री न होते हुए भी उनके विचारों ने यूनाइटेड किंगडम में समाजशास्त्र के विकास को प्रभावित किया। समाज के युक्तिकरण और पूंजीवाद पर धर्म के प्रभाव पर वेबर का काम विशेष रूप से प्रभावशाली था। 6 हैरियट मार्टिनो 1802 से 1876 उदास स्माइली।
मार्टिनो एक प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्री और पहली महिला समाजशास्त्रियों में से एक थी। उन्होंने कॉम्टे के काम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मार्टिनो का काम लिंग, नस्ल और वर्ग सहित सामाजिक मुद्दों के अंतर संबंध पर केंद्रित था। उन्हें अक्सर नारीवादी अग्रणी माना जाता है और सामाजिक मुद्दों को समझने में सामाजिक अनुसंधान के महत्व पर जोर देने के लिए जाना जाता है। संक्षेप में, प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के अनुशासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद से लेकर स्पेंसर के सामाजिक डार्विनवाद, डर्कहेम के प्रकार्यवाद, मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत, वेबर के वर्स्टीन और मार्टिनो के अंतर्विरोध तक प्रत्येक ने अलग अलग दृष्टिकोणों का योगदान दिया, जिन्होंने समाजशास्त्र के विविध क्षेत्र के लिए आधार तैयार किया। 7. सर हेनरी मेन 1822 से 1888 उदास स्माइली एक प्रभावशाली ब्रिटिश कानूनी इतिहासकार और समाजशास्त्री सर हेनरी मेन ने कानूनी और सामाजिक प्रणालियों के विकास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके काम, विशेष रूप से प्राचीन कानून, ने आदिम समाज से अधिक जटिल कानूनी संरचनाओं में संक्रमण का पता लगाया। स्थिति से अनुबंध तक की प्रगति और समाज को आकार देने में कानूनी कोड की भूमिका पर मेन के विचारों ने ब्रिटेन में प्रारंभिक समाजशास्त्रीय विचारों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि जोड़ी। 8. लेस्टर एफ. वार्ड 1841 से 1913 उदास स्माइली जबकि वार्ड एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, उनके काम का ब्रिटिश समाजशास्त्र पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उन्हें सामाजिक विकासवाद में उनके योगदान और सामाजिक प्रगति में शिक्षा और सामाजिक नियोजन की भूमिका पर जोर देने के लिए पहचाना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधार की संभावना में वार्ड का विश्वास कुछ ब्रिटिश समाजशास्त्रियों के साथ प्रतिध्वनित हुआ और सामाजिक नीति पर चर्चा को प्रभावित किया। 9. बीट्राइस और सिडनी वेब 1858 से 1943, 1859 से 1947 उदास स्माइली समाजशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी युगल बीट्राइस और सिडनी वेब ने ब्रिटिश सामाजिक विचार में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके सहयोगात्मक कार्य, जैसे व्यापार संघवाद का इतिहास और औद्योगिक लोकतंत्र, ने औद्योगिक समाजों के भीतर श्रम की संरचना और लोकतांत्रिक सुधारों की क्षमता की जांच की। वेब्स ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (LSE) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने ब्रिटेन में समाजशास्त्र के संस्थागतकरण में और योगदान दिया। 10. चार्ल्स बूथ 1840 से 1916 उदास स्माइली समाज सुधारक और परोपकारी चार्ल्स बूथ ने लंदन में गरीबी और सामाजिक स्थितियों पर व्यापक शोध किया। उनके अभूतपूर्व कार्य, लंदन में लोगों का जीवन और श्रम, ने गरीबी और सामाजिक वर्ग के वितरण को समझने के लिए सामाजिक मानचित्रण जैसे नवीन तरीकों का उपयोग किया। बूथ के शोध ने ब्रिटेन में अनुभवजन्य समाजशास्त्र की नींव रखी, जिसने शहरी मुद्दों और असमानता के अध्ययन के लिए बाद के समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। 11. जॉर्ज हर्बर्ट मीड 1863 से 1931 उदास स्माइली जबकि मीड एक अमेरिकी दार्शनिक और समाजशास्त्री थे, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पर उनके सिद्धांतों का ब्रिटिश समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मानवीय अंतःक्रिया और सामाजिक वास्तविकता को आकार देने में प्रतीकों और भाषा की भूमिका पर जोर देता है। मीड के विचारों ने ब्रिटिश समाजशास्त्रियों को प्रभावित किया, जिन्होंने व्यक्तिगत एजेंसी और प्रतीकात्मक संचार के महत्व पर जोर देते हुए सामाजिक जीवन की सूक्ष्मस्तरीय प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश की। निष्कर्षतः, प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्रीय परिदृश्य को विचारकों के एक विविध समूह द्वारा आकार दिया गया था, जिनमें से प्रत्येक ने समाज की समझ में अद्वितीय दृष्टिकोण का योगदान दिया था। सर हेनरी मेन जैसे कानूनी इतिहासकारों से लेकर चार्ल्स बूथ जैसे समाज सुधारकों तक,
इस अवधि के दौरान ब्रिटेन में बौद्धिक उत्साह ने एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र के विकास की नींव रखी।